आज इस विशेष सभा में उपस्थित कोटा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा यूरोप की संस्कृति और सभ्यता के विश्लेषण का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं इस आयोजन में सम्मिलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूं। रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं। लॉयंस परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं। कोटा जूनियर चैम्बर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूं। भारत विकास परिषद की सभी संस्थाओं का आभारी हूं, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं पहले भी कई बार कोटा आ चुका हूं और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा। आज एक विशेष व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत देश की आजादी को 60वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारे देश में परंपरा और मान्यता के अनुसार षष्ठी पूर्ति हुआ करती है। जब किसी परिवार में किसी नागरिक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि अपने देश की आजादी की षष्ठी पूर्ति मनाई जाए, लेकिन ये एक विशेष तरीके से। वो विशेष तरीका क्या या विशेष बात क्या? हमारा देश जिस आजादी के 60वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आजादी के बड़ा कारण था हमारी गुलामी। उस गुलामी की कुछ मान्यताएं, उनका विश्लेषण हम करें इस आजादी के 60वें साल में। ऐसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि काफी लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजों के पहले काफी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के गुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुगल साम्राज्य भी रहा। इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफी कुछ दूर कर दिया। एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल। संयोग से वो मेरे गुरु भी हैं। वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस देश की आजादी चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आजादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया। ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेजों में पढ़ाई देता है। जिस देश की आजादी चली जाए, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन जीने की शैली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज से वंचित हो जाना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही। कोई देश 50 वर्ष में आजाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आजाद हो गया, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 वर्षों में आजाद हो गया। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसको आजाद होने में सैकड़ों वर्ष लगे। अब गुलामी लंबी चली तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला। भूल गए हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को। और दुर्भाग्य दूसरा हमारा ये हुआ कि जिन देशों ने हमको गुलाम बनाया, जिन जातियों ने हमको गुलाम बनाया, उन जातियों की, उन देशों की बहुत सारी अपसंस्कृति और असभ्यता को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो भारतीय है या अभारतीय है, भारतीय है या विदेशी है, वो करने लायक है या छोड़ने लायक है। कई बार हम ये तय नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता बहुत कम हो गई है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि हमने बाहर की जो सभ्यता और संस्कृति है जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया, विदेशी सभ्यता अगर हम उसको माने, तो उसकी बहुत सारी बातों को हमने मन और मस्तिष्क को बिना उपयोग में लाए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति से आने वाले जो तत्व थे, जो विचार थे, उनका कभी विश्लेषण नहीं किया। यूरोप से आए हुए जो शासक लोग थे, उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कह दिया,
हमने उसी को अंतिम सत्य मान लिया। जैसे सभी अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर ये कहा करते थे कि भगवान ने हमको भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही पैदा किया है, तो हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी वो कहा करते थे कि हमारी जो सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी संस्कृति, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ऊंची है, हमने वो भी मान लिया। कई बार वो हमको कहा करते थे कि जो उनकी तकनीकी है और उनका जो विज्ञान है वो भी भारत की तुलना में बहुत ऊंचा है, हमने उसे भी मान लिया। कई बार वो कहते थे कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो सभी वैज्ञानिक हैं और भारत की जो मान्यताएं और परंपराएं हैं वो सब अंधविश्वास है, वो भी हमने मान लिया। और ये मानने के चक्कर में हम बहुत डूबते चले गए। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में एक महान वैज्ञानिक हुए श्री जगदीश चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्वता को माना और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में, उसके बारे में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लेख लिखे, व्याख्यान दिए। उनके बहुत सारे लेख मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ता रहा, क्योंकि मैं भी विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर बोस का एक लेख जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया, बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में। उसके शुरू के 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम, दया और करुणा का अनुभव होता है। जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही पौधों को होता है। ये सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले वो पहले वैज्ञानिक बने। भारत में यूं तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुष्यों के जैसा ही है। जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा सुख दुख, प्रेम, करुणा, दया का अनुभव करता है वैसे ही वृक्ष करता है। ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया, वृक्ष आयुर्वेद। उसमें कहा गया, वृक्ष आयुर्वेद में जिन्होंने ये कहा वो एक बड़े महान ऋषि थे, उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुष्यों का होता है। और ऋषि भारद्वाज का जो समय है वो आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पहले का है। तो ये जो महान ऋषि पहले बोल गए उसको श्री जगदीश चंद्र बोस ने आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और तर्कों पर सिद्ध कर दिया और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना। वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है, पौधे सांस लेते हैं, उनको दया, प्रेम, करुणा का अनुभव होता है, तो मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौधे लगाए और उनके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। प्रोफेसर बोस लिखते हैं कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था। गालियां कैसी देता था? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुम्हारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। सारी गालियां उनको वो देते थे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हिस्से के पौधों के पास आते थे और उनको कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे इतने सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशिश कर रहा हूं आचरण करने का। तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। परिणाम क्या हुआ? खुद प्रोफेसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो मुरझाते चले गए, खत्म होते चले गए और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए। और जिन पौधों को उन्होंने बखान किया था उनके गुणों का, सद्गुणों का और अच्छा बोला था, वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ।
प्रोफेसर बोस ने यह समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुणों की चर्चा करें और हर समय उनको निकम्मा, नालायक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुरझा जाते हैं। मैंने प्रोफेसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया। तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी त्वचा काली है, तुम्हारे गुण खराब हैं, तुमको सभ्यता नहीं आती, तुमको संस्कृति नहीं आती। हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है, सद्गुण हमारे पास हैं, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने सीधे हमको भारत पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है। ये वो हमको 250 साल कहते रहे। जो प्रोफेसर बोस के पौधे कुछ महीने ही गालियां सुनने के बाद मुरझा गए, तो भारतवासी तो 250 साल ये गालियां सुनते रहे। उनका क्या हुआ होगा, जरा कल्पना करिए, क्या हुआ होगा। वो तो बिल्कुल आत्महीनता की स्थिति में आ गए। उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में कुछ बेहतर भी है, हमारे पास कुछ सद्गुण भी हैं। ये मानना ही हमने बंद कर दिया। और ये गिरावट और आत्महीनता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई। और समय समय पर हमारे देश के शासक वर्ग ने बार बार हमको ये याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विज्ञान सिखा गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभ्यता सिखा गए। और ये शासक वर्ग हमारा पिछले 59 साल से यही गा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, सभ्यता अच्छी थी, संस्कृति अच्छी थी, तो उनके यहां से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद अंग्रेजी न्याय पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, आजादी के बाद उनका पहनावा, उनकी भूषा हमने ओढ़ ली, आजादी के बाद ऐसी कोई चीज बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है। अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई हैं, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूं, ना तो हम भारतीय रह पाए, ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए। बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते, तो शायद इस देश का कुछ भला तो हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतीय हो जाते तो और भी भला होता। अब हम ना अंग्रेज हैं ना भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है, हमारा कचूमर बन गया है, हमारा सलाद बन गया है, या मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया है, या मिक्स्ड फ्रूट हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया। मैंने पिछले कुछ 10-12 साल लगाए अपने जीवन के इन बातों को खोजने के लिए कि आखिर अंग्रेजों ने ये जो कहा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसका सत्य पता करो। मेरे जो गुरु हैं श्री धर्मपाल जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि देखो, सामने वाला आकर कुछ कह जाए तो ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, उसका पूरी तरह से जांच परख करना। एक शब्द होता है क्रॉस वेरिफिकेशन करना, सब तरफ से जांच परख करना। जब तुम्हें वो सत्य हर जगह दिखाई दे तब स्वीकार करना कि वो अच्छा है। तो मैंने धर्मपाल जी को कहा कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और मुगलों ने आकर भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति की जितनी बखान की है, और हमारे इतिहास की किताबों में जितने उस पर पन्ने लिखे गए हैं, उन पन्नों को साथ में रख लिया जाए, और अंग्रेजों के सभ्यता और संस्कृति को जानने वाले उनके जो महान दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या लिखा है वो भी रख लिया जाए, और देखा जाए कि कहाँ उसमें सत्यता है और कितना उसमें फरेब है या झूठ है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे 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 मुझे हजारों दस्तावेज मिल गए।
जो अंग्रेजों के लिखे हुए, उनके महान दार्शनिकों के लिखे हुए, यूरोप के महान लोगों के लिखे हुए हैं। मैं आज का जो व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरे 15 साल के रिसर्च का निचोड़ है, 15 साल के शोध का निचोड़। पिछले 15 साल मैंने यूरोप के उन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, लेविनिज, देकार्ते, ये सब बहुत ऊंचे दार्शनिक माने जाते हैं। और प्लेटो के बारे में तो यूरोप में जो कहा जाता है ना, एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूं। यूरोप के सारे देश एक साथ प्लेटो के बारे में एक बात कहते हैं, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। माने यूरोप की पूरी सभ्यता प्लेटो की बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिखे गए फुट नोट के बराबर है। अर्थात प्लेटो यूरोप की सभ्यता में सबसे ऊंचा है। जैसे हम हमारे भारत की सभ्यता में किसी को बहुत ऊंचा माने, उदाहरण के लिए वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास आदि आदि ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता में ये सब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यूरोप मानता है कि प्लेटो उनकी सभ्यता में सबसे ऊंचा है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से 2 किताबें सारी दुनिया में चर्चित हैं। एक किताब का नाम है द रिपब्लिक और दूसरी किताब का नाम है लॉज, LAWS, लॉज का सीधा सा मतलब होता है कानून। लॉज उसकी सबसे चर्चित किताब है पूरी दुनिया में, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है द रिपब्लिक का। इन दोनों किताबों को मैंने बार बार पढ़ा है, ये समझने के लिए कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के फुट नोट तो उसी की लिखी हुई किताबों में मिलेंगे, तो क्या फुट नोट है जरा निकाल लो उनको और उनको विश्लेषित करके देखो कि उनकी सभ्यता कहां खड़ी है। फिर अपने साथ उसका अंतर ढूंढने की कोशिश करो कि हम अपनी सभ्यता में कहां खड़े हैं। इस दृष्टि से मैंने उसको बहुत अभ्यास किया। प्लेटो की लिखी हुई कुछ ओरिजिनल राइटिंग्स आज भी यूरोप के कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं, पुस्तकालयों में रखी हुई हैं, वो भी इकट्ठा किया। प्लेटो का एक बहुत परम शिष्य था अरस्तु, जिसको हम सब अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है वो इकट्ठा किया, वो भी पढ़ा। फिर जो आधुनिक यूरोपियन फिलोसोफर्स माने जाते हैं, रूसो, आज का सबसे बड़ा फिलोसोफर यूरोप में है रूसो को बार बार पढ़ा, लेविनिज को पढ़ा, देकार्ते को पढ़ा और उनके 20 फिलोसोफर्स जिनकी लिस्ट है उनके बारे में पढ़ा। उनकी लिखी हुई किताबों में से कुछ नोट्स निकाले, उनके द्वारा लिखे गए जो मूल दस्तावेज हैं उनको देखा, उनको पढ़ा। फिर यूरोप के इतिहासकारों को भी पढ़ा। एक सबसे बड़ा यूरोपियन इतिहासकार है आर्नोल्ड टॉइनबी, उसने यूरोप के इतिहास पर सबसे ज्यादा लिखा है, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए। फिर एक जेम्स मिल हुआ है, दूसरा बड़ा यूरोपियन इतिहासकार, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको भी देखा, पढ़ा। कुल मिलाकर लगभग 50,000 दस्तावेज जब मैंने देखे, पढ़े, सुना, सीखा, समझा, लगभग 15 साल में, तब मुझे समझ में आया कि ये यूरोपीय सभ्यता क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। मैं आपको मेरे अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूं। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से, तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पत्नी पति के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवारों के जो रिश्तेदार हैं उनके आपस के संबंध क्या हैं, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसा होता है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है। अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा, अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा। जैसे आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी, लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र,
ये 14वीं शताब्दी में आया है। उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया। ये जो डेमोक्रेसी है, इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं यूरोप में, और वो ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी निकला कहां से। तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला, विस्तार से वर्णन करिए। 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला। खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में। इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया, लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से। ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है। इसको समझने में मुझे 2-3 साल लगे और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है। मेरे व्याख्यान के बीच में ये आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये संसदीय लोकतंत्र बना कैसे है और आगे बढ़ा कैसे है। मैं शुरू करता हूं यूरोप के निजी जीवन से, जिसको आप एक बार झांक लें तो उनका सार्वजनिक जीवन आपको समझ में आए। यूरोप के निजी जीवन में शुरू करूं उसके पहले यूरोप की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति के बारे में 2 मिनट आपको बता दूं। वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाजा आपको होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए इस दृष्टि से 2-3 मिनट में कुछ कहता हूं। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां साल में 9 महीने सूर्य नहीं निकलता। ये उनकी भौगोलिक स्थिति है। साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 300 दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान +20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, ऋणात्मक 40 से धनात्मक 20 तक, माने 60 डिग्री का अंतर है। इसकी जरा कल्पना करें। इसका मतलब क्या है? अगर ऋणात्मक 40 डिग्री तापमान होगा तो वहां वातावरण में बर्फ ही बर्फ गिरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बर्फ बनना शुरू होता है। झीलों में, नदियों में, तालाबों में सब जगह पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है राजस्थान में, तो आसपास की सब नदियां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ। अगर 0 डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालाबों में बर्फ जम जाती है तो ऋणात्मक 40 डिग्री में यूरोप में क्या होता होगा? कल्पना करो। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं होती है, सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। नलों में भी पानी नहीं आता है, पानी की जगह बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़कों पर बर्फ गिरती है, मैदानों में बर्फ गिरती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यहाँ रिमझिम बारिश होती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है। रात रात भर बर्फ गिरती है, दिन दिन भर बर्फ गिरती है, कभी कभी 10 दिन लगातार बर्फ गिरती है, 15 दिन लगातार बर्फ गिरती है। बर्फ गिरते गिरते 10 फीट ऊंची हो जाती है। तो वहां की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े बड़े बुलडोजर लाना और उस बर्फ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना। ये उनका सबसे बड़ा काम।
यूरोप में जो परिवार होते हैं, उनमें जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी घरों में 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक दरवाजा तो सड़क पे खुलता है, दूसरा छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10 फीट बर्फ जम जाती है, तो छत की ऊंचाई के बराबर बर्फ आ जाती है, तो छत से कूद के सड़क पे जाते हैं और चलते हुए अपने काम पे चले जाते हैं। कई बार यूरोप में ये नजारा होता है कि बर्फ के नीचे गाड़ियां दब जाती हैं, बर्फ के नीचे सब कुछ दब जाता है। मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में, हर जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जब इतनी बर्फ उनके यहाँ 9 महीने रहती है तो कुछ असर तो करेगी। आप जानते हैं, बर्फ ठंडी होती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। बर्फ कठोर होती है, आदमी को भी कठोर बना देती है। बर्फ में दया प्रेम करुणा नहीं होता, आदमी भी दया प्रेम करुणा से रहित हो जाता है। क्योंकि बर्फ का जो गुण धर्म है वो आप में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप साल के हर 9 महीने उस बर्फ के साथ रहते हैं। और ये आज से नहीं है, यूरोप में हजारों साल से चल रहा है। अब हजारों साल से बर्फ के बीच में रहते हुए लोग वैसे ही हो गए जैसी बर्फ है। आगे, अगर आप कल्पना करें कि साल के 9 महीने खेत खलिहानों में बर्फ जमी हुई है, तो वहां घास का तिनका भी नहीं उग सकता, क्योंकि घास को भी उगने के लिए सूर्य के रोशनी की और गर्मी की जरूरत होती है। सूर्य की गर्मी ना मिले तो बीज भी अंकुरण नहीं होता, कितना भी अच्छे से अच्छा बीज डालो। और आप जरा दूसरी कल्पना करें कि जब बर्फ सैकड़ों सैकड़ों साल से, हजारों साल से जमती आ रही है, तो मिट्टी कैसी होगी? पत्थर जैसी, क्योंकि जैसी बर्फ होगी कठोर कड़क, वैसी मिट्टी होगी। तो मिट्टी वहां की एकदम कठोर है, पत्थर जैसी। और जिन देशों में साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, उन देशों में प्रकृति की वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। आप जानते हैं, सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, और वो जीवन का केंद्र सरल भाषा में ऐसा कि सूर्य का प्रकाश जब जमीन पर गिरता है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो महासागर है, पानी से डूबा हुआ है, उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी को वाष्पीकरण में मदद करती हैं, और यही पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में जब जाता है तो संघनित होकर बादल में बदल जाता है, और ये बादल के आसपास जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो वही पानी बूंद के रूप में टपक जाता है। आप जानते हैं, बारिश तो साल में 3 महीने होती है, लेकिन इस 3 महीने की बारिश को करने के लिए 9 महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे का जन्म तो एक ही दिन में, कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसको गर्भ में बड़ा करने की प्रक्रिया पूरे 9 महीने चलती है। ऐसे ही प्रकृति। तो अब 9 महीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो बारिश होगी। बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा। और अगर वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहां से होगी? बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी, ना पेड़ पौधों को मिलेगा, और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी, क्योंकि अच्छी खेती के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा शुद्ध पानी, और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता। यूरोप में ये तीनों ही चीज नहीं है, तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती। और वहां के नागरिक जब खेत में हल चलाते हैं ना, वैसे तो अच्छी खेती है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत 3 महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है। तो कल्पना करो कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है, उसको तोड़ने के लिए बैलों की मदद से हल नहीं चल सकता, या जानवरों की मदद से हल नहीं चल सकता। इसलिए उनको झक मार के ट्रैक्टर बनाना पड़ा। और ट्रैक्टर भी पहले उन्होंने 2-4 हॉर्स पावर का बनाया, वो काम नहीं आया। 10 हॉर्स पावर का बनाया, वो भी काम नहीं आया। अब यूरोप में सामान्य रूप से 100-100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं।
100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो चलाएं तब मिट्टी थोड़ी सी टूटती है, नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं है, वृक्ष बनते नहीं है, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी पड़ी पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है, कुछ और निकलता है। ये सब मिट्टी का खेल है, और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है वहां पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं लगभग सभी हिंदुस्तान में, सब। अगर आपको बर्फ वाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाइए, समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो तो हाड़ौती में घूम आइए, और समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए। और बिल्कुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर चले जाइए। सब तरह के पेड़ पौधे यहां मिलेंगे, क्योंकि सब तरह की भौगोलिक परिस्थिति यहां है। जब मैं यूरोप का अध्ययन कर रहा था तो यूरोप के बारे में, और भारत का अध्ययन कर रहा था तो भारत के बारे में एक बड़ा अंतर पता चला, जो आप सब हमेशा याद रखिए। यूरोप में सिर्फ 2 ही जलवायु होती हैं, 2 ही मौसम हैं, एक ठंड और एक भयंकर ठंड। तीसरी कोई जलवायु नहीं होती। एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड होती है माने जब तापमान 0 डिग्री के आसपास है, और भयंकर ठंड जब 0 के नीचे जाने लगता है। तीसरा कोई मौसम नहीं है। भारत में आप जानते हैं 16 तरह की जलवायु है और 16 तरह के मौसम है। अंग्रेजी में एक शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाइमेट जोन्स। दुनिया में अभी तक गिने हुए कुल क्लाइमेट जोन 16 हैं, और भारत में सबके सब मौजूद हैं। संपूर्ण भारत का प्रवास कर लीजिए तो आपको 16 क्लाइमेट जोन्स दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे का क्लाइमेट जोन देखना हो तो आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आपको दिख जाएगा। अगर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट जोन देखना हो तो चले आइए राजस्थान, वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला देखना हो वो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको मध्य पूर्व देशों का, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात का देखना हो तो वो इसी देश में आपको दिख जाएगा। माने 16 क्लाइमेट जोन देखने के लिए भारत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहां है। और थोड़ा ज्यादा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो सारे के सारे 16 क्लाइमेट जोन आपको राजस्थान में ही दिखाई दे जाएंगे। सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा जो आधार है कि भारत में सभी तरह का मौसम है। और भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान में सभी तरह का मौसम है। ठंड के दिनों में चुरू देख लो, गर्मी के दिनों में जैसलमेर देख लो,
और कभी कभी तो कोटा भी दिखा देता है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान का तापमान यहाँ अनुभव आप कर सकते हैं। सबका सब मौसम यहाँ है। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, वरना यूरोप के देश इसके लिए तरसते हैं। मैंने यूरोप में देखा कि 9 महीने तो सूर्य निकलता नहीं। जो गलती से किसी दिन सूर्य निकल आया तो वो सब पागल हो जाते हैं, और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेंक देते हैं सब, और नंग धड़ंग खड़े हो जाते हैं सूरज की धूप लेने के लिए और चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। आप बताइए कौन सा दिन है जो आपको सूर्य नहीं दिखाई देता? साल में 365 में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जो शायद सूर्य दिखाई ना दे, लेकिन पूरे दिन वो भी नहीं। 2-4 घंटे नहीं दिखेगा तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा, और 2-4 घंटे नहीं तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा। एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग क्यों बोले? उनकी तो मजबूरी है कि उनको कोई अच्छी सुबह मिलती नहीं देखने को, तो वो एक दूसरे को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग। लेकिन हमें तो हर सुबह इतनी अच्छी है कि सूर्य की पहली किरण हमारे ही देश में पड़ती है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सूर्य की पहली किरण भारत में ही पड़ती है, और ये भी है सूर्य की आखिरी किरण भी भारत में पड़ती है। तो जिस देश में सूर्य इतना मेहरबान हो और सूर्य के चारों तरफ सारे देवी देवताएं कृपावान हो, वो देश तो कोई विशेष ही होता है। इसलिए भारत देश में जन्म लेना बड़े पुण्य का काम माना जाता है, बड़े भाग का काम माना जाता है। हमारे यहां किसी महान व्यक्ति ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपके बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य जीवन मिला, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि भारत में जन्म मिला, जहां देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए, तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ता है। शायद यही कारण होगा। साल के 365 दिन सूर्य, साल के 9 महीने प्रकृति चक्र का चलना, पानी का वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण का संघनन होना, संघनन से बारिश होना, समय से बारिश होना, हर मौसम समय से आना। हमें मालूम है कि ये महीने के बाद ये आ जाएगा, ये महीने के बाद ये आ जाएगा। इतनी हमारे जीवन में मौसम की निश्चिंतता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं। अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संवाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता है क्या है? वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में 3 W अनिश्चित हैं, जिन पर कभी भरोसा नहीं होता। एक तो है वेदर, कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं है। दूसरा है वाइफ, कुछ पक्का नहीं है, सवेरे आई है शाम को चली जाएगी, सवेरे शादी हुई है शाम को तलाक हो जाएगा। यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूं जिनकी 25 शादियां हुई, 30 शादियां हुई, 35 शादियां हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं, कहते एक आध और कर ले। वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है, सवेरे है शाम को रहेगी, पक्का नहीं है। तो वेदर, वाइफ, और तीसरा है वेल्थ, धन संपत्ति का पक्का नहीं है। आज सवेरे आप करोड़पति थे, शाम को नैस्डैक गिरा तो रोडपति हो जाए, कंगाल हो जाए, भिखारी हो जाए। भारत में ये तीनों ही निश्चित हैं। वेदर भी निश्चित है, वाइफ भी निश्चित है, वेल्थ भी निश्चित है। वेदर तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम आंख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते हैं, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये मराठी की एक कविता है। बच्चे गाते हैं महाराष्ट्र में बारिश आओ जल्दी आओ, और वो उनको मालूम है किस महीने में गाना है, और ज्यादातर बच्चे गाते हैं उसके 2-3 दिन में बारिश आ जाती है, क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है, अब बारिश आने वाली है, गाओ। हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में 3 लाख किलोमीटर का प्रवास कर चुका हूं पिछले 10-12 वर्षों में। छोटे छोटे गांवों में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बादल की तरफ देखेंगे, राजीव भाई 10 घंटे में बारिश आएगी,
मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट है क्या? ये कैसे तुमने बता दिया 10 घंटे में बारिश आएगी? वो कहते हैं जी सैटेलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बादल का रंग देख के हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 15 घंटे में आएगी या नहीं आएगी। और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटेलाइट हर रोज फेल होता है। वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसलाधार होगा, आज दिन में एक बूंद भी नहीं गिरी है। एक बूंद गिरी है कोटा में। आज के सवेरे के सब अखबार उठा के देख लो, फ्रंट पेज पे न्यूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसलाधार बारिश होगी, एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका माने सब सैटेलाइट फेल। एक एक सैटेलाइट 400 करोड़ का बनता है, वो फेल है। और यहां गांव में रहने वाला साधारण गरड़िया जो बकरी चराता है, वो आसमान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी, 15 घंटे में आएगी। हमारे लोग इतने होशियार और अक्लमंद हैं कि बकरी के लक्षण देख के बता देते हैं बारिश आने वाली है। एक बार मध्य प्रदेश में मैं गया, एक छोटे से गांव में। आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी हैं, वास्तव में वो वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं। हम शहरों में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। वो वनवासी हैं, आदिवासी तो हम सब हैं। तो एक गांव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा, भाई इस साल मौसम कैसा है? ये 3 साल पहले की घटना है। इस साल मौसम कैसा है? तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरफ, 15 मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान्य है। मैं पूछा कैसे? तो उसने कहा ये पेड़ देख रहे हो ना, इसमें कोयल का घोंसला देख रहा हूं। अगर कोयल का घोंसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा, और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश हो गई। इस बार कोयल ने बीचों बीच घोंसला बनाया है तो बारिश सामान्य हो गई। मैं चला आया और सच में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। उस साल बारिश सामान्य ही हुई। ऐसे ही एक गांव में गया, आसाम के पास एक गांव में गया व्याख्यान देने के लिए। तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा, भाई मौसम कैसा है? तो उसने कहा, राजीव भाई इस बार चींटियां जो है ना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर रही हैं, मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। क्योंकि चींटियों का स्वभाव भोजन इकट्ठा करने का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बाढ़ आने वाली है। और उस साल सच में आसाम में बाढ़ आई और लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए। हमारे लोगों को इतना हुनर और ज्ञान कि चींटी को देख के बता दें कि बारिश कैसी होगी, पक्षियों के घोंसले देख के बता दें बारिश कैसी होगी, जानवरों के व्यवहार का परिवर्तन देख के बता दें बारिश कैसी होगी। इसका अर्थ एक ही है कि यहाँ मौसम बहुत निश्चित है, और जब हर चीज निश्चित होती है तो सिम्टम्स परफेक्ट होते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं होते। यूरोप में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। वेदर तो बिल्कुल निश्चित नहीं। भारत और यूरोप का अंतर अभी शुरू हो रहा है। वेदर बिल्कुल निश्चित नहीं। वाइफ यूरोप में तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि एक पत्नी के साथ कभी एनिवर्सरी मनाने को मिले। हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप में ये जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं कि एक के साथ साल भर टिक गए आप। साल भर टिक गए, बड़ी भारी शुभकामनाएं। नहीं तो साल भर भी कोई टिकता नहीं एक के साथ। और यूरोप में अगर आप कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, तो मुश्किल से 1 या 1.5% लोग हैं जिनकी सिल्वर जुबली हुई है 25 साल, 1-1.5%। गोल्डन जुबली वाला शायद 0.5% भी ना मिले। लेकिन भारत में जैसे वेदर पक्का है ना, वैसे वाइफ भी पक्की है। मैं आपको पिछले 15 साल का घूमने का तजुर्बा बताता हूं। भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में 200% ज्यादा वफादार होती हैं पुरुषों की तुलना में। पुरुष तो कभी भी भटकता है, कभी कभी उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर होती है, लेकिन महिलाएं जो है ना पत्नी, वो 200%, 300%, कभी कभी 500% वफादार होती है। मैंने इस देश में हजारों पत्नियों को देखा है, 1-2 नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूं।
होम्योपैथी की। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें पति विकलांग हो गया शादी के तीसरे दिन और पत्नी ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं। ऐसे मेरे पास एक दो नहीं, हजारों पेशेंट की लिस्ट है। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जिनको टांग टूट गई, जिंदगी भर के लिए चली गई, टांग कट गई, हाथ कट गया, अंगूठा कट गया, कुछ हो गया, अंग भंग हो गया, पत्नी ने छोड़ा नहीं। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बता सकता, कि पुरुषों में पूरी नपुंसकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ, पत्नी 200%, 500%, 1000% कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ती। और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है अब तो, ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो यहां वेदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है और वेल्थ भी पक्की है। धन संपत्ति के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई है, हमारे देश में ही कही गई है, दूसरे किसी देश में मैंने नहीं ये सुनी ना पढ़ी। वो कहते हैं कि जब धन बढ़ जाए ना तो दोनों हाथ से लुटाओ, माने दान करो तो और बढ़ेगा। विद्या बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ज्यादा लुटाओ तो और बढ़ेगा। इसको किसी महान कवि ने कहा कि नाव में बाढ़े पानी और घर में बढ़े संपत्ति तो दोनों हाथों से उलीचिए। और हमारे यहां यह पक्की मान्यता है कि जितना दान करो उससे ज्यादा आता है। मेरे बहुत दोस्त हैं इस देश में जो शायद 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करते हैं और वो हर साल करोड़ों रुपए जाकर दान कर देते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में, करोड़ों रुपए दान करते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो तो 10 किलो सोना दान कर देता हर साल जाकर, बताता नहीं है, कहता ये गुप्त दान है, 10 किलो सोना। मैं पूछा भाई ये क्या है? वो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसके पास, जिनको 35-35 हजार रुपए की सैलरी देता है और कहता है एक पैसा भी ना जाए मेरा इनकम टैक्स में, ध्यान रखो। वही आदमी चुपचाप जाता है, 10 किलो सोना दान करके आता है तिरुपति बालाजी। एक दिन मैंने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, इनकम टैक्स में तो तुम देते नहीं, तिरुपति बालाजी को करोड़ों रुपए दे देते हो। तो कहता तिरुपति बालाजी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा मैंने कसम खाई है उनके सामने कि जितना धन आएगा उसका 10% तो दान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तिरुपति बालाजी और देते हैं और देते हैं और देते हैं, तो मेरा तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 500 किलो से ऊपर है, साल भर का सोने। वैष्णो देवी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 400 किलो के आसपास आ गया है। और ऐसे भारत में 1-2 नहीं 23,000 मंदिर हैं जहां हर साल टनों टन सोना दान में आता है, टनों टन, मीट्रिक टन्स में आता है। कैसे? दान करो, दान करो, दान करो तो धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये यूरोप में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है कहीं। वहां तो दान देना हो तो तब होता है जब सरकार का कोई दबाव हो आपके ऊपर, आम आदमी तो कुछ करता वरता नहीं है। और ये जो दान देने का संस्कार है ये शायद भारत के भूगोल खंड में प्रकृति से आया हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहां दान देते हैं। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बाढ़ प्रभावितों के लिए अपना जेब खर्च इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी में है। थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था, बच्चों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भेज दिए कारगिल युद्ध में। तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार है, शायद हमारे ये खून में है या हमारे डीएनए में है, हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो बिना दान दिए हमको संतोष ही नहीं होता। और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। सरकार तो जितनी संस्थाएं चलाती हैं सब घाटे में है
और दान से चलने वाली सब संस्थाएं फायदे में हैं। आप देख लो इस देश में कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाएं चला रही हैं एकदम चाक चौबंद हैं, 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है। जो मंदिर सरकार के खाते में गया पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कितने गुरुद्वारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में। इस देश में 23,80,000 से ज्यादा मंदिर हैं कुल भारत में। इन सभी मंदिरों में अधिकांश मंदिर दान से चलते हैं, सरकार किसी मंदिर को नहीं चलाती। हाँ, हमारी निकम्मी और बेईमान सरकार है, मंदिरों में आए हुए दान पर झपट्टा मारने के लिए तो तैयार बैठी रहती है, अपने खजाने से एक पैसा उसमें नहीं देती। ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो यहाँ वेल्थ का तो चक्कर ही दूसरा। हमारे यहाँ तो एक बार एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया एक ऐसी बात जो 10 साल की पढ़ाई में मुझे कोई नहीं सिखा पाया। इस देश में ऐसे विद्वान लोग हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, विद्वता की इतनी ऊंची ऊंची बातें सिखा देते हैं कि हैरान होता है आदमी। मैं भी बहुत हैरान हूं। एक बार आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे समझा दिया। मैंने पूछा, दादाजी इतना दान क्यों करते हैं भारत में? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, भारत में धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। या तो इसको भोग कर लो, या तो इसको दान कर लो, नहीं तो ये चोरी चला जाएगा। या तो भोग कर लो, या तो दान कर लो, नहीं तो चोरी चला जाएगा। भोग हम कर नहीं सकते क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय तस्य सिद्धनम। ये हमारे जीन में है, खून में है, डीएनए में है। भोग तो कर नहीं सकते, करेंगे तो एड्स से मर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भोग तो हम करते नहीं हैं। और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोड़पति हैं ना, नए वालों की बात नहीं करता, पुराने जितने भी करोड़पति हैं, एक धोती और एक कुर्ता, उसी में जिंदगी काट देते हैं। मैंने घनश्याम दास जी बिरला की जीवनी पढ़ी और उनके बारे में ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि 2 या 3 जोड़ी कपड़े में जिंदगी बीत गई और हजारों करोड़ का साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी आधुनिक पीढ़ी बिल्कुल उल्टी है। शायद वो 1 घंटे तो इसमें लगाती है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनूं, क्योंकि घर में इतनी शर्ट और इतनी पैंट है कि कॉम्बिनेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं। जिस आदमी ने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया शून्य में से, वो 2 धोती 2 कुर्ते या 3 धोती 3 कुर्ते में जीवन काट गया। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं, पुराने करोड़पति, और अंगोछा लपेटे ही जिंदगी बिता दिया। एक बनियान और एक नीचे टॉवल, अंगोछा, बस खत्म कहानी। हम मानते हैं कि ज्यादा भोग अपने लिए नहीं है। और भारतीयता में जो सबसे बड़ी मान्यता है ना, वो ये है कि कम से कम अपने ऊपर खर्च करो। क्यों? ये शरीर नश्वर है, इसको लीप पोतने में क्यों लगे हुए? थोड़े दिन में चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों पे खर्च करो। तो हमारा जो निजी जीवन है ना, प्राइवेट लाइफ, वो बहुत संयमित है, कम खर्चे वाली है। और हमारी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत खर्चीली है, बहुत पैसे वाली है। पब्लिक लाइफ माने हम मंदिर बनाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह होगा, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। दावत होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम खर्च करेंगे। हम शादियां करेंगे बेटे बेटियों की, बहुत खर्चा होगा, लेकिन निजी जिंदगी में कसकसाते हैं 10-10 रुपए खर्च करने के लिए। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ऐसा है। और ये डीएनए कोई आज का नहीं है, हजारों साल का है। तो ये शायद भूगोल की स्थिति ऐसी है, इसमें से बना होगा। शायद ईशावास्यम इदम सर्वम जो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया, वो हमारे रग रग में घुसा होगा। इसलिए तो कहा, जो अंदर होता है वही कहा जाता है, और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मुंह से। तो हमारी रग रग में होगा,
पुराने सब लोगों को मैं देखता हूं, इतना सीधा सादा सरल जीवन और पैसे संपत्ति में करोड़पति। तो हमारे यहां वेल्थ के बारे में इतनी निश्चिंतता है कि इसको दान करो बहुत बढ़ेगा, नहीं करोगे तो चोरी जाएगा, चोरी जाएगा तो अफसोस करोगे। और वो हमें दिखाई देता है आज के जमाने में जो कंजूस लोग पैदा हो गए अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होकर। ये जो कंजूस है ना, ये भारत के नहीं है, ये सब अमरीकी हैं, यूरोपियन। हाँ, मैं मानता ही नहीं कि जो कंजूस है वो भारतीय है। भारतीय कंजूस हो गया तो भारतीयता चली जाएगी। ये जो अमरीकी असर हम में आ गया, यूरोपियन असर आ गया, हम कंजूस हो गए, तो कंजूस लोगों को मैंने देखा है कि उनका धन सब चोरी ही जाता है। या तो कभी इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी सेल्स टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी वैल्यू एडेड टैक्स वाले ले जाते हैं, और वो फड़फड़ाता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आंखों के सामने लूट होती है। मैं उसको कहता हूं, भाई अगर तुमने दान कर लिया होता तो संतोष तो होता। यहां तो चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे जो अधिकारी ले गए तुम्हारा सब, अब कसकते रहो। तो भारतीय तो कंजूस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय प्रकृति कंजूस नहीं है। हम कैसे हो जाएंगे? हमने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हमारा ब्रह्मांड तो इतना रिच है, इतना धनी है, संपत्तिवान है, हम कंजूस कैसे हो सकते? कितना धनी है हमारा ब्रह्मांड। हम एक बीज डालते हैं उसमें से 100 बीज निकल आते हैं। हम एक आम की गुठली लगाते हैं उसमें से हर साल 1500 आम टूटते हैं, कम से कम 50 साल तक, और जो ठीक देखभाल करें तो 100 साल तक। हम एक बीज बाजरे का डालते हैं, बाली पर 250-300 बीज आ जाते हैं। प्रकृति ने हमको इतना दिया है, ब्रह्मांड में इतना कुछ मिला है, तो हम कंजूस हो नहीं सकते। जैसी प्रकृति वैसे हम। तो ये कंजूसी होना भारत का गुण नहीं है, ये यूरोप से आया है। क्यों? वहां वेल्थ का कुछ पक्का नहीं है। और आप कभी भी यूरोप और अमेरिका में जाए ना, अमेरिका में अब तो ये विशेष दिखाई देता है, किसी भी अमेरिकन आदमी से बात करिए, और अब तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात करिए, हर समय दिमाग में एक ही घन चक्कर घूमता रहता है, बैंक बैलेंस। हर समय एक ही कैलकुलेशन, बैंक बैलेंस। आप किसी भी अमेरिकन से 5 मिनट बात कर लीजिए, 5 मिनट में 2 बार पूछ लेगा आपका बैंक बैलेंस कितना है। और किसी अमेरिकन लड़की से बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में 5 बार पूछ लेगी आपका बैंक बैलेंस कितना है। सारी कैलकुलेशन बैंक बैलेंस की। समाज की इज्जत बैंक बैलेंस से, समाज की प्रतिष्ठा बैंक बैलेंस से, समाज का सब कुछ बैंक बैलेंस से। मैं बार बार सोचता हूं कि इनके मन में इतनी चिंता क्यों है पैसे को लेकर? क्योंकि निश्चिंतता नहीं है। मालूम नहीं है कि ये संपत्ति आज है तो कल भी रहेगी। हम हिंदुस्तानी इतने आश्वस्त हैं कि ये आज भी है, कल भी रहेगी, जो दान करने की परंपरा अपनाते रहे तो वेल्थ भी है, वाइफ भी पक्की है, वेदर भी पक्का है। यूरोप में ये तीनों ही चीजें पक्की नहीं। अब जरा कल्पना करिए, जिस देश में ये तीनों चीजें पक्की नहीं होंगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी, और जिस देश में ये तीनों ही चीजें पक्की होंगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी। और जिस देश में इतना कड़ा मौसम होगा, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, जो हमेशा ठंडी रहती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ज्यादा ठंड में रहने वाले लोगों को कोमलता नहीं रहती मन में और शरीर में भी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको चारों तरफ बर्फ की सिल्लियों के बीच में बिठा दिया जाए, थोड़े ही समय में आपकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां कड़क हो जाएंगी। कभी करके देख लीजिए। तो जो लोग 9-9 महीने चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां सब कड़क रहती हैं। और हड्डियां मांसपेशियां कड़क हैं तो मन पे भी तो कुछ असर पड़ता होगा ना, तो मन भी कड़क है। यूरोप और अमेरिका के लोग ऐसे ही हैं जैसे ठंडी बर्फ होती है। नकली मुस्कुराहट, नकली इज्जत, नकली सम्मान, सब कुछ नकली, एकदम बर्फ जैसा।